हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम बेटा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, बराबर है। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में देखा, लास्ट में वो देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था पाई इक्वल टू WRT/mv। उसके बाद हमने देखा था वांट ऑफ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअली है क्या कि आप जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हो वो एक्चुअल में गलत है। अगर किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी गलत आएगी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में लास्ट वीडियो में मैंने आपको आई को कैलकुलेट करना सिखाया था। वांट ऑफ फैक्टर आई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक तरीका बताया था कि आई की फॉर्मूला है ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर मोलर मास के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो ये हो गया वांट ऑफ फैक्टर की बात कि अगर वांट ऑफ फैक्टर निकल लिया तो आपकी जो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है वो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपने थ्योरेटिकली देखा कि भाई एक मोलिक्यूल डाला और आपने कैलकुलेशन की एक सॉल्यूट के हिसाब से, पर अंदर जाके वो डिसोसिएट होकर 2 हो गया, तो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी गलत आएगी। तो आई की वैल्यू आपने 2 निकाल ली, तो आप अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। आप याद करो, आप फिजिक्स में एरर पढ़ते थे। एरर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई एरर होती है तो आप फाइनल आंसर में उसको ऐड कर देते हो। फिजिक्स मुझे भी आता है थोड़ा बहुत, आपको भी आता है कि आप डायमेंशन और मेजरमेंट एंड डायमेंशन चैप्टर आता था फिजिक्स में 11th में, उसमें वर्नियर कैलिपर्स की एरर +or-1 है। सपोज वर्नियर कैलिपर्स है, उसकी एरर +or-1 है। आपने उस वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर निकाला, मान लो वो आ गया 4.5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर आया 4.5 सेंटीमीटर और एरर थी +or-1। तो उस एरर को आपने अपने फाइनल आंसर में ऐड कर दिया, क्योंकि इसका आंसर जो 4.5 सेंटीमीटर है उसमें +or-1 हो सकता है। उसी तरह से हमारी जो एरर आ रही है वो वांट ऑफ फैक्टर है, तो अपनी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्मूला है उसको आप वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर सही आएगा। हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, RLVP, और RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूला को मैंने आई से मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा T इक्वल टू कबम, तो उसको भी मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा डेल्टा TF इक्वल टू कफम, उसको भी मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई इक्वल टू CRT, उसको भी मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कि जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है मुझे, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अब और आई निकालने की तरकीब मैंने आपको बता दी थी कि आई कैसे निकालना है, तो वहां से जो आई आता है उसको आप यहां मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 आएगी, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पर अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी और एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। उस केस में आप अपने क्वालिटेटिव की प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है उसके साथ आई को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर सही निकलेगा। तो आई को कैसे निकालना वो मैंने आपको समझा दिया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं आपको 2 केसेस और बता रहा हूं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब एक मॉलिक्यूल डाला था, डिसोसिएट होकर 2 हो गया। एसोसिएशन मतलब डाले थे 2, अंदर जाके 1 हो गया। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब 1 में से 2 हो गए और एसोसिएशन मतलब 2 में से 1 हो गया। और हम चर्चा करेंगे सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। इसके लिए इक्विलिब्रियम आना जरूरी है। अगर आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत बढ़िया है तो आप इसको आसानी से समझ पाओगे। अच्छा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप जैसे अल्फा बोलते थे उसी तरह से मैं यहां भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा बोल रहा हूं। यहां पे मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है CH3COOH, इट गिव्स CH3C+ H+। मान लो T इक्वल टू 0 टाइम पे इसके 10 मॉलिक्यूल लिए मैंने, CH3COOH के मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए। अब उसका आयोनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया T इक्वल टू T टाइम पे, मान लो इसके 10 में से 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएशन होने पे गए, 10 में से 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में गए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो इसके सभी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे। मान लो 10 में से 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। अगर इसके 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए तो इसके 5 मॉलिक्यूल बने, इसके भी 5 मॉलिक्यूल बने, क्योंकि 1 मोल CH3COOH गिव्स
1 मोल CH3COO माइनस एंड 1 मोल H प्लस। सिमिलरली अगर इसके 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं तो इसके भी 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे और इसके भी 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा इज इक्वल टू टोटल कितने मॉलिक्यूल थे 10, डिसोसिएट कितने हुए 5, तो 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट आउट ऑफ 10, सो योर अल्फा इक्वल टू 0.5, सिंपल। अच्छा अब आई का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब ऑब्जर्व कितना हुआ, देखो ये 10 में से 5 गए, 5 बाकी है, तो 5 यहां से, 5 यहां से और 5 यहां से, यानी टोटल 15 मॉलिक्यूल अपॉन थ्योरेटिकल कितने थे 10 मॉलिक्यूल, तो आई की वैल्यू कितनी आई 1.5। फॉर डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आई की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अब आई और अल्फा के बीच का रिलेशन देख लो, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। देखो ए टाइप का कोई मॉलिक्यूल था, उसके n मोल थे और वो डिसोसिएट होके Na हो गए, मतलब ए के 2 मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि 1 मोल ए गिव्स n मोल ए, समझ रहे मेरी बात। इसके 1 मोल थे और ये टूट के कितने हो गए n मोल। तो मान लो t इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने इसके 1 मोल लिए, तो इसका 0 था क्योंकि इसका अभी शुरू नहीं हुआ, तो t इक्वल टू टी टाइम पे ये होगा 1 माइनस अल्फा और ये होगा n अल्फा। इसके कुछ मॉलिक्यूल कम हो गए और इसके कुछ मॉलिक्यूल बढ़ गए, तो ये जो होगा ये ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, और ये जो होगी वो थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। सो I इज इक्वल टू टोटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्व, सो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन थ्योरेटिकल 1। इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो अल्फा के फॉर्मूला बना I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। हाँ, तो ये याद रखना, फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। क्लियर, तो ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन केस। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन केस, यहां एक मॉलिक्यूल में से n मॉलिक्यूल बनता था, यहां 2 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब n मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल बनेगा। हाँ, जैसे कि एसिडिक एसिड को जैसे ही आप बेंजीन में डालोगे तो उसका एसोसिएशन होता है, एसिडिक एसिड सॉरी बेंजोइक एसिड को, माय मिस्टेक, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालोगे, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालोगे तो उसका एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ CH3COOH ले लिया, CH3COOH गिव्स बेंजीन की प्रेजेंस में CH3COO ट्वाइस, यानी कि यहाँ मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, ये 2 में से 1 मॉलिक्यूल हो गया। सपोज t इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, तो इसका अभी तो डिसोसिएशन हुआ नहीं, पर t इक्वल टू t टाइम पे मान लो इसके 100 में से 50 मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में गए, तो 50 का आधा यानी 25 मॉलिक्यूल बने, इसका आधा लेना पड़ेगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो एसोसिएशन 1 का हो गया, यानी कि 2 में से 1 हुआ तो 50 में से 25 होगा, तो इसके 100 मॉलिक्यूल में से 50 मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में गए तो 50 मॉलिक्यूल मिलकर 25 मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, दैट इज 100 माइनस 50, यानी 50 अभी भी बाकी है, और ये 25 यानी ऑब्जर्व 75 अपॉन टोटल 100 इनिशियली, तो 75 अपॉन 100 0.5 फॉर एसोसिएशन I इज लेस देन 1। अच्छा, यहां मैंने डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा बोल दिया, तो बीटा कितना होगा, टोटल कितने थे 100, कितने एसोसिएट हुए 50, यानी कि 50 एसोसिएटेड फ्रॉम 100, सो योर आंसर इज 0.5। बेटा डिसोसिएशन हो कि एसोसिएशन हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा। यहां अल्फा कितना आया 0.5, यहां बीटा कितना आया 0.5। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, उसमें चेंज नहीं आएगा, वन ऑफ फैक्टर में चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड आई देख लो, जो यहां इक्वेशन मैंने लिखी थी an गिव्स na, यहां उल्टा हो जाएगा, n मॉलिक्यूल गिव्स 1 मॉलिक्यूल, सो मैंने t इक्वल टू 0 पे मान लो इसके 1 मॉलिक्यूल लिए थे तो इसके 0 थे, तो t इक्वल टू t पे ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा, और यहां बीटा बाय n क्योंकि उसके आधे हो जाते हैं, यहां n अल्फा मिल रहा था तो यहां बीटा बाय n हो जाएगा, तो ये होगा आपका ऑब्जर्व, ये होगा थ्योरेटिकल, सो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस थ्योरेटिकल, तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n अपॉन 1। सिंप्लीफिकेशन किया तो बीटा की फॉर्मूला बनी 1 माइनस I इंटू n अपॉन n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया वन ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन एंड फॉर एसोसिएशन। अच्छा, कई रेफरेंस बुक में इसको अल्फा भी बोलते हैं, सो कोई बात नहीं, अल्फा ले लो या बीटा ले लो,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप अल्फा बोलो या बीटा बोलो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी आप अल्फा बोलो या बीटा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक ही साथ दो चीजें पढ़ी इसलिए उसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला। ठीक है, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड 13 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बेटा एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार मार्च 2020 में जो बोर्ड की एग्जाम हुई थी उसमें सॉल्यूशन चैप्टर में से 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो बोर्ड की एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से थियोरिटिकली एंड न्यूमेरिकली दोनों प्रॉब्लम आ सकते हैं। थियोरिटिकली कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? हेनरीज लॉ, राउस लॉ फॉर वॉलेटाइल्स लिक्विड, राउस लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, पाई इक्वल टू WRT/mv यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वन टॉप फैक्टर। ये 6 थियरी करोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन का नंबर 12 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 13। एक्सरसाइज का मैं बाद में कराऊंगा, अब इलस्ट्रेशन का देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कह रहा है? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolve in 25 gram of benzene, so depression in freezing point 1.62 Kelvin. What is percentage of association of acid if it form dimer in solution? उसका KF आपको दिया है, ध्यान से समझो। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को मैंने 25 ग्राम बेंजीन में डाल दिया तो उसका डायमराइजेशन हो रहा है और उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दिया है आपको 1.62, यानी कि डेल्टा TF कितना है? 1.62। तो आपको परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 25 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम, KF इज 4.9 एंड डेल्टा T आपको दिया है 1.62 केल्विन। अब फॉर्मूला ये लगेगा, डेल्टा TF इक्वल टू कफम। कैसे पता पड़ा सर? बेटा उसने दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इक्वल टू कफम। यहाँ मोलालिटी की जगह पर लिख दिया W2 × 1000 अपॉन W1 × M2। यहाँ से मैं M2 को ऑब्जेक्ट बना लूँ, M2 को ऑब्जेक्ट बना लूँ। सो M2 इक्वल टू ये सारी चीज ऊपर और ये दोनों चीज नीचे। KF की जगह पे 4.9, W2 2000 अपॉन 1.62 25। ये आ गया M2 इक्वल टू 241.9 ग्राम पर मोल। बेटा ये जो वैल्यू आई ना वो ऑब्जर्व वैल्यू है। क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू। ये आपने डेटा से ऑब्जर्व करके निकाली वैल्यू है। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना आया? ऑब्जर्व 241.9। अब थियोरेटिकल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 का मोलर मास कितना, तब कैसे कहोगे? 2H + S + 4O इक्वल टू 2 × 1 + 32 + 16 × 4, ऐसे करके निकालोगे ना। उसके लिए आपको कोई डेटा की जरूरत है नहीं। उसी तरह से थियोरेटिकल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला ये है C6H5COOH, यानी टोटल कार्बन कितने हैं? 7, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, सबके एटॉमिक मास करोगे तो उसका आंसर आएगा 122 ग्राम पर मोल। यानी कि एक्चुअल में बेंजोइक एसिड का थियोरेटिकल मोलर मास कितना है? 122, और आप ऑब्जर्व कितना लाए? 241। तो अब ये गड़बड़ हुई, तो वांटर फैक्टर I निकालो। तो वांटर फैक्टर I की फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मोलर मास है थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। थियोरेटिकल मोलर मास इज 122 अपॉन 241, तो ये आएगा 0.504। देखो यहाँ एसोसिएशन लिख के दिया है, उस एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू <<1 आनी चाहिए। जो यहाँ I की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो आप प्रॉब्लम में हो, कुछ देख लेना आपसे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अच्छा अब C6H5COOH गिव C6H5COOH ट्वाइस। इसके 2 मोलेक्यूल में से इसका 1 मोलेक्यूल बन गया। तो मान लो मैंने ये 1 लिया था तो ये 0 था, ये 1 माइनस अल्फा तो ये अल्फा/2। सिमिलरली देखो इस तरह से यहां मैंने बीटा लिया है, यहां मैंने अल्फा लिया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 अपॉन थियोरेटिकली ये 1 है। अब I की वैल्यू कितनी लाए हम? 0.504। तो I इज इक्वल टू 0.504 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 0.992। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा, यानी कि बेंजोइक एसिड का 99.2% एसोसिएशन हुआ। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है। 0.6 ml CH3COOH having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter water.
द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.0205 डिग्री, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, के ए एंड के बी पढ़ते थे ना एसिड बेस के लिए वो। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड निकालूं। मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब वेट नहीं है, वेट की जगह उसने वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लूं। वॉल्यूम कितना है 0.6 ml, डेंसिटी है 1.06 ग्राम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज वेट हो गया। सो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट एसिडिक एसिड का, तो क्या 60। बेटा ए का मतलब है एसिडिक एसिड 60, तो इसके मोल कितने आए 0.016 मोल। ठीक है, अब मैं मोलालिटी निकालूं। मोलालिटी इक्वल टू मोल पर केजी। मोल कितने आए 0.0106 अपॉन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां दिया है 1 लीटर वाटर, तो वाटर के लिए मैं 1 लीटर बोलूं कि 1 केजी बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है। तो यहां पे मैंने 1 लिख लिया, तो मोलालिटी कितनी आई 0.0106। नाउ डेल्टा टीएफ इक्वल टू कफम। सर यही फॉर्मूला कैसे पता पड़ा आपको? बेटा लिखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो डेल्टा टीएफ इक्वल टू कफम केएफ। अच्छा, यहां क्वेश्चन में वाटर का केएफ नहीं दिया, पर आप याद रखना वाटर के लिए केएफ होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। एग्जाम में वो आपको देगा, अभी के लिए आप याद रख लो, एग्जाम में ये डेटा दिया जाएगा आपको। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम, केएफ है 1.86, मोलालिटी है 0.0106, तो डेल्टा टीएफ कितना आया 0.0197 केल्विन। ऑब्जर्व डेटा कितना था 0.0205, ये ऑब्जर्व डेटा था, उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ था। थियोरेटिकली आप कितना लाए, ये लाए, तो 0.0205 अपॉन 0.0197, यानी कि ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज गिव यू वैल्यू ऑफ आई। यहां आई कितना आया 1.041। देखो यहां आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, हाँ क्योंकि डिसोसिएशन है, मतलब आप सही जा रहे हो। अच्छा, अब डिसोसिएशन के केस में अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। सो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई कितना है 104 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अच्छा, एन की वैल्यू 2 कहां से आई? इस फॉर्मूला में जो एन आ रहा है वो क्या है? व्हाट इज एन? एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर NaCl, NaCl का डिसोसिएशन या एसोसिएशन करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे 2, Na प्लस Cl माइनस। KCl के लिए n कितना होगा 2, HCl के लिए n कितना होगा 2, H2SO4 के लिए 3, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, AlOH थ्राइस के लिए n कितना होगा 4, Al प्लस 3 प्लस 3OH माइनस। समझ रहे हो, किसी भी कंपाउंड का आयोनाइजेशन करने पे उसका कितना पार्टिकल निकलता है उसको हम बोलेंगे n। अब यहां पे क्या है CH3COOH, तो CH3COOH का आयोनाइजेशन करोगे तो 2 पार्टिकल निकलेंगे ना, CH3COO माइनस एंड H प्लस। तो यहां पे मैंने n की वैल्यू 2 इसलिए ली है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। आई की वैल्यू है ये और n की वैल्यू है 2, तो आपको अल्फा कितना मिला 0.041। ठीक है, अब फॉर वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में कैसे निकालते थे, CH3COOH गिव CH3COO माइनस प्लस H प्लस 100 n into 1 minus alpha n alpha, तो K is equal to concentration of this into this upon concentration of this। अच्छा, इसकी वैल्यू है n alpha, तो यहाँ पे मैंने n alpha लिखा, यहाँ पे मैंने n alpha लिखा, और इसकी वैल्यू है n into 1 minus alpha। तो n कितना है, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रहा ये, देखो ये है आपका n, क्या है n, और अल्फा क्या है ये रहा, आपके पास n की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 30। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। बेटा सॉल्यूशन चैप्टर तैयार करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई भी डाउट हो मुझे पूछो। अगले हफ्ते आपकी एग्जाम लेने वाला हूं मैं सॉल्यूशन चैप्टर की, तो तैयार रहना। कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है SSZ वाला, उसमें मुझे पूछ लो, तो वो डाउट लेक्चर के लिए भी मैं तैयार हूँ। डाउट लेक्चर भी मैं लेने वाला हूँ, आपको जो भी डाउट हो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा करो। तब तक के लिए ये रेडी रखो, ठीक है।